नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। 27% ओबीसी आरक्षण का पूरा ये मामला है और आज हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच इसे लेकर अहम सुनवाई करने वाली है। आरक्षण से संबंधित अलग अलग 73 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। फिलहाल प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी हुई है। प्रदेश सरकार आबादी के हिसाब से देना चाहती है ओबीसी वर्ग को आरक्षण। फिलहाल इस पर रोक लगी हुई है। आज इस पर अहम सुनवाई। इससे पहले सियासी गलियारों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। दो 2019 में कमलनाथ सरकार इसे लेकर आई, बाद में मामला कोर्ट में जाकर अटक गया। 27% आरक्षण के साथ ये जो परसेंटेज है ये 50 से ऊपर चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी इसके खिलाफ। यही वजह है कि अलग अलग अब इस पर जो सुनवाई है वो चल रही है। प्रतीक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, आज अहम सुनवाई। जी देखिए, बिल्कुल ललित, आज बेहद अहम सुनवाई है और बड़ा हुआ जो ओबीसी आरक्षण यानी 14% थे जो 27% कर दिया गया था, 29 मार्च 2019 पर इस पर रोक लगी है और लगातार इस मामले पर हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा है। पहले हमने देखा था किस प्रकार से मेडिकल छात्र की याचिका पर जो सबसे पहले आशिता दुबे द्वारा दायर की गई थी इस मामले में, तब से जो रोक हाईकोर्ट ने लगाई है वो फिलहाल अभी भी जारी है और रास्ता 27% ओबीसी आरक्षण का साफ नहीं हो पाया है। इस मसले पर पिछले सप्ताह हमने देखा था किस प्रकार से ओबीसी पॉलिटिक्स वीक हमने देखी, लगातार सियासी बयानबाजियां आती रही, चाहे कमलनाथ हो चाहे अन्य नेता हो, लगातार एक दूसरे पर ओबीसी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं ट्वीट्स भी कर रहे थे और बयानबाजी भी दे रहे थे। बहरहाल आज हाईकोर्ट अब इस मसले पर सुनवाई कर रहा है। न्यायविद कहते हैं कि किसी भी लिहाज से 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो सकता, चूंकि इस मामले में कई न्याय दृष्टांत है। सरकार स्पष्ट कह चुकी है कि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है और इस लिहाज से वो इस वर्ग को 27% ओबीसी आरक्षण देना चाहती है। लेकिन सरकार का ये मत भी हाल ही का जो मराठा रिजर्वेशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है ये इसके खिलाफ है। तो आखिर हाईकोर्ट इन तमाम जो मुद्दे हैं या तमाम जो दलीलें हैं उसके सुनने के बाद आखिर क्या अंतिम पक्ष लेता है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई जो है ओबीसी के जो बढ़े हुए आरक्षण है उसको लेकर के। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। आप लगातार नजर बनाए रखें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आगे भी जो अपडेट होगा वो हम अपने दर्शकों को देंगे। इधर शिवराज कैबिनेट की आज होनी है अहम बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा इसमें होगी। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर इसमें मंथन होगा। इसके अलावा गैस पीड़ितों की पेंशन पर फैसला हो सकता है। ये पेंशन रोक दी गई थी। 1000 रुपए मासिक पेंशन इन्हें मिला करती थी और अतिरिक्त पेंशन देने पर भी फैसला लिया जा सकता है। नगरीय विकास और आवास विभाग के 5 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सहयोगी रंजना लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे आपको रंजना के पास लिए चलेंगे। रंजना, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे, क्या कुछ खास? जी ललित, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज जो है चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भोपाल गैस पीड़ित कल्याणी विधवाओं को पेंशन देने का जो प्रस्ताव है उस पर जो है मुहर लग सकती है, क्योंकि 1000 रुपए का जो मासिक रुपए अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय था वो अटका हुआ था और आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। और इसी के साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 5 प्रस्तावों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इन 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय जो निकाय चुनाव है उसको लेकर भी ये जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए जो कई अहम प्रस्ताव हैं, जो तैयारियां हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं, उनको जहां जहां से वित्तीय मदद करनी, उन तमाम प्रस्तावों पर भी आज मुहर लग सकती है। और इसी के साथ ही कोरोना योद्धाओं के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी और चर्चा के बाद कैबिनेट की बैठक में इन कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग जाएगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। क्या कुछ कैबिनेट बैठक में होता है वो जल्द ही हम आपको बताएंगे। इधर चित्रकूट में आरएसएस का अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक जो सम्मेलन है, बैठक है, वो लगातार चल रही है। 5वां दिन आज संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों से संवाद करेंगे, संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुबह 10 बजे से
कुछ देर बाद यानी ये जो सिलसिला है, संवाद का सिलसिला, ये शुरू हो जाएगा। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। रंजना, लगातार आरएसएस की बैठक, पूरे देश की निगाह है, यूपी के चुनाव और इन सब के बीच क्या कुछ अपडेट है संघ की बैठक का? हालांकि मीडिया को बड़ा दूर रखा जाता है इससे। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि संघ की बैठक है, बेहद अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी होती है। हालांकि मीडिया को इससे दूर रखा जाता है क्योंकि इनकी जो बैठक है उसमें आगे की रणनीति, संगठन को मजबूत करने की कवायद जैसे तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 के चुनावों को लेकर भी जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। आखिर किस तरह से जनता के बीच में जाना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव है, उन चुनावों को लेकर भी स्वयंसेवकों को तैयार करना है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरीके से आम आदमी के लिए और कोरोना के वक्त में, संकट काल के वक्त में आम आदमी के लिए किस तरीके से मदद की और कौन कौन सी योजनाएं जो उनके लिए लेकर आई, तो इन तमाम बातों को लेकर जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाएंगे। और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है, जो कि लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रखने के उपाय बताएंगे। इसको लेकर जो कार्यकर्ता है, इनकी ट्रेनिंग भी अगस्त के महीने में शुरू होगी और सितंबर के महीने से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फील्ड पर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और इसके साथ ही प्रचारकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आखिर आने वाले समय में आप लोगों को किस तरीके से काम करना है, जनता तक सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाना है, कैसे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को इस आरएसएस से जोड़ना है। और अगर देखा जाए तो कैसे अगर एजेंडा है जो अगर देखा जाए लोगों की मानसिकता को चेंज करने का, या अभी समाज में जिस तरीके की सोच और जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसको लेकर लोगों की सोच में बदलाव लाना, तो इन तमाम बातों को लेकर आज जो मंथन किया जाएगा और मंथन के बाद कुछ और चीजें निकल कर आएंगी जो कि थोड़ी देर के बाद अगर कहे तो हम सबके सामने भी होंगी। ललित, बिल्कुल बिल्कुल रंजना, और लगातार आप नजर बनाए रखें। इस वक्त रंजना आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब वो खबर जो हर घर से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों की हड़ताल लगातार जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल चल रही है। निजी स्कूल संचालक अपनी चाबियां सौंपने वाले हैं भोपाल डीपीआई दफ्तर में पहुंचकर। स्कूलों को बंद कर देंगे और अधिकारियों को चाबियां सौंप दी जाएंगी कि भैया आप ही चला लो। प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चाबियां सौंपी जाएंगी। सरकारी कार्यों का निजी स्कूल संचालक बहिष्कार करेंगे, ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं। ऑनलाइन पढ़ाई बंद रहेगी। एक और बड़ा अपडेट कि कल सीबीएसई से संबद्ध जो निजी स्कूल है उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के साथ यह हड़ताल वापस ले ली गई। एमपी बोर्ड से जुड़े सभी निजी स्कूलों की हड़ताल लेकिन आज भी जारी है। सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, एक सवाल ये कि क्या कुछ अपडेट है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। दूसरा, ये आंदोलन का दोफाड़ इसे समझा जाए या फिर ये आपसी सहमति से हो गया है कि अब सीबीएसई का रास्ता अलग है और एमपी बोर्ड के स्कूल जो है उनका रास्ता अलग है? रंजना, फोन कट गया, कहना लगा दो। तो सहयोगी रंजना, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से हम संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। ये स्थितियां ऐसी हो चली हैं, इकट्ठे निजी स्कूलों ने यह हड़ताल शुरू की थी। सामाजिक काम का बहिष्कार करेंगे, कई मांगे हैं, 5 सूत्रीय मांगे हैं। जो ट्यूशन फीस है उससे जुड़ी हुई मांग है। इसके अलावा आरटीई का पैसा, राइट टू एजुकेशन, इसकी जो राशि है वो जो सरकार की तरफ से दी जाती है वो नहीं मिली है, उसकी मांग है। माली हालत खराब है, आपको ये आर्थिक पैकेज दे दीजिए, ये मांग है। तो आज ताले लगाए जाएंगे और चाबी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी जाएगी कि हम चलाने की स्थिति में नहीं, आप ही चला लीजिए। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है दरअसल। अब इसमें पेच ये आया कि सबने इकट्ठे मिलकर शुरू की थी हड़ताल। सीबीएसई ने कहा हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। सीबीएसई से जो संबद्ध है, एफिलेटेड है, वो अलग हो गए इस हड़ताल से। अब बचे हैं एमपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई बंद करवा दी है। आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी सबसे बड़ी खबर का सबसे बड़ा अपडेट ये। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, क्या कुछ अपडेट? क्या ये माना जाए कि ये जो आंदोलन था अब रास्ते अलग अलग हो गए? सीबीएसई बोर्ड अलग जाएगा, सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूल, और एमपी बोर्ड से जुड़े स्कूल अलग। रंजना,
जी ललित, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड से संबंधित जितने भी निजी स्कूल हैं उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। कल एक दिन उन्होंने हड़ताल करी थी, ऑनलाइन क्लासेस बंद की थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि अब बच्चों के हित में यानी सरकार और निजी स्कूलों के बीच में जो लड़ाई है उसमें बच्चों को हम पीसना नहीं चाहते, यानी उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित ना हो, इसलिए हम अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं और आज से ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी रहेंगी। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आगे और जो आंदोलन का रास्ता है वो अख्तियार किया जाएगा। लेकिन एमपी बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी निजी स्कूल हैं वो आज भी हड़ताल पर हैं। आज भी उन्होंने जो ऑनलाइन क्लासेस ना चलाने का जो बात है उसको जारी रखा है, यानी प्रदेश भर में एमपी बोर्ड से जुड़े हुए सभी निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन आज नहीं किया जाएगा, बल्कि एमपी बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी निजी स्कूल हैं वो प्रदेश भर में स्कूलों को बंद करेंगे, चाबियां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सौंपेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी शासकीय कार्यों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनका यही कहना है कि स्कूलों की माली हालत खराब है, सरकार या तो राहत पैकेज दे और दूसरी तरफ मान्यता और संबद्धता शुल्क जो कि अलग अलग लिया जाता है उसको एक किया जाए। और अभी जिस तरीके से 1.5 साल से स्कूल बंद है तो मान्यता को लेकर जिस तरीके से परीक्षण किया जा रहा है वो परीक्षण बंद किया जाए। सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की है क्योंकि स्कूलों की माली हालत बेहद खराब है और उनका यही कहना है कि जब तक सरकार इन मांगों को मान नहीं लेती है तब तक जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका संचालन नहीं किया जाएगा। लेकिन ललित, स्कूल शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा है कि आपको आंदोलन का रास्ता अपनाना है, आंदोलन का रास्ता अपनाइए, आप लोगों को हड़ताल पर जाना है, आप लोग हड़ताल पर जाइए, लेकिन ये जो ट्यूशन फीस अकेले लेने की बात है इस पर सरकार अडिग रहेगी और दूसरी कोई मदों से फीस निजी स्कूल संचालक ले नहीं पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको हाईकोर्ट का रास्ता अपनाना है या कोर्ट जाना है तो आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर किसी भी तरीके से असुविधा ना हो इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का संचालन करना होगा। अब देखना यही होगा कि निजी स्कूल जो एमपी बोर्ड से जुड़े हुए थे, सीबीएसई से जुड़े हुए थे, उन्होंने तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। एमपी बोर्ड कब तक बच्चों की दरअसल स्थितियां ऐसी बन रही हैं और खासकर जब मंत्रियों के ऐसे जवाब आए, पेट्रोल के बारे में पूछा जाए तो आप कहते हैं साइकिल चला लो, आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो आप कहते हैं कि आंदोलन करना है करो, मरना है मरो। तो क्या ऐसी स्थितियों में बच्चों के भविष्य को लेकर कोई अहम फैसला होता है? इस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। आज से बसों की हड़ताल है और ऐसे में रोजाना जो सफर करते हैं बसों में तकरीबन 5 लाख यात्री, इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बस मालिकों से संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की बस मालिकों के संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। जब तक बस संचालकों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक राज्य में बसें नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से किया गया है, लगातार विरोध प्रदर्शन के सिलसिले चले हैं। पहले ही कर दिया गया था कि हम इस तारीख से बसों का संचालन रोक देंगे। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ से जुड़े लोगों का कहना है कि कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे थे। 2 सप्ताह से इस मुद्दे पर प्रशासन और सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। सरकार राजी है नहीं, लिहाजा आज से बसें चलेंगी नहीं। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, आज से बसों के पहिए थम गए, ऐसा भी नहीं कि अचानक से ये किया गया हो, इससे पहले भी लगातार सांकेतिक प्रदर्शन जो है बस एसोसिएशन वो करती रही। इन सब के बीच क्या हल निकालने की कोई कोशिश हुई देवव्रत? जी बिल्कुल, इसका कोई समाधान नहीं निकला और शायद इसीलिए ये वजह रही कि प्रदेश में अनिश्चित काल के लिए बसें बंद कर दी गई है। तकरीबन 12,000 ऐसी बसें हैं जिनके पहिए थम गए हैं और फिलहाल मैं अभी रायपुर के बस स्टैंड में हूं और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजाना 5 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो बसों से ही सफर करते हैं और ऐसे में उनकी मुश्किलें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक बात ये भी है कि 28 जून से ये पूरा आंदोलन इनका चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब तक सरकार का भी कोई ध्यान नहीं गया है और इसलिए अनिश्चितकाल के लिए बसें बंद करनी पड़ी। एक बस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जिसमें कुछ यात्री बैठे भी हैं और शायद कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे समर्थन नहीं दिया। ये बस से ही क्या आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया है क्या? हम तो बाहर के आदमी हैं। तो आप कहीं सफर कर रहे हैं? जी, दिल्ली का है। दिल्ली से। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पहुंचे हुए हैं। इनसे जानते हैं, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कुरुद। तो बस मिल रही है? हाँ मिल रही है। तो कहाँ मिली? ये खड़ी है। क्या बोले तो बस
अभी टाइम है। 10 बजे छूटेगी बस। 10 बजे मतलब कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने हड़ताल को पर समर्थन नहीं दिया है, जबकि जो ज्यादातर बसें हैं, तकरीबन 12,000 बसें पूरे प्रदेश भर में चलती है और ऐसे में जो ज्यादातर रूट की बसें हैं वो बंद रहेंगी। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर बसों का संचालन होता है और ऐसे में सारी मुश्किलें अगर हल हो जाती हैं तब कहीं जाकर के पूरी व्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी, लेकिन आज से ये स्थिति हुई है और कल ये चेतावनी भी दी गई है उन्हें। देखिए ये तमाम यात्री जो हैं ये बैठे हुए हैं, ये भी बस का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी ले लेते हैं इनसे। कहाँ जाना? सरायपाली। सरायपाली। अच्छा, पता था कि आज बसों की हड़ताल है? नहीं पता था। तो अभी बस मिल रही है? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। तो ये सारे जो यात्री हैं ये बसों का इंतजार करते बैठे हुए हैं। कहाँ जाना है? हमको दूर को जाना है। दूर को जाना है। बस में ही सफर करते? बस में ही जाना है। नहीं मिली? कितने देर से बैठे हैं? अभी आधे घंटे से बैठे हैं हम लोग। आधे घंटे से। तो ये सब जो यात्री हैं उनको खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। 28 जून से चरणबद्ध आंदोलन चला। पहले एक दिन का धरना प्रदर्शन, उसके बाद बसों की बारात निकाली गई, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, धरना स्थल में पूरा प्रदर्शन किया गया और मांग केवल एक की, यात्री किराया बढ़ाया जाए तकरीबन 40%, क्योंकि सीधे तौर पर डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका असर बस ऑपरेटर्स, बस मालिकों पर भी हुआ है। और क्योंकि कोरोना काल के दौरान तकरीबन 1.5 साल जो है बसों का संचालन नहीं हुआ, तब उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई और इसलिए ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है। बड़ी बात ये भी है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी बसें नहीं चलती हैं। अब सरकारी बसें नहीं चलती है तो जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो यही बसेस है। दोनों तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में सूट बूट वाले चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। शादी समारोह में सूट बूट पहनकर यह चोर आया, दूल्हे की मां का पर्स उड़ा कर ले गया। पर्स में गहनों और नकदी समेत तकरीबन 4 लाख का सामान था। झांसी रोड के संगम वाटिका में 10 जुलाई को यह शादी थी जिसमें वारदात हुई। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं शिवपुरी से। बैंक में पैसे जमा कराने आए शख्स की नजर जैसे ही अपने बैग से हटी, बगल में लाइन में खड़े युवक ने शातिराना अंदाज में बैग से नोटों की गड्डी पार कर दी। पीड़ित युवक की शिकायत पर पिछोर पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर इस चोर की तलाश कर रही है। छतरपुर के प्रसिद्ध जटाशंकर धाम में पर्यटकों को पहाड़ की चोटी पर एक तेंदुआ बैठा दिखा। जटाशंकर धाम का इलाका जंगलों से लगा है, लिहाजा यहां जंगली जानवरों की चहलकदमी देखने को मिलती है। लेकिन यह पहला मौका है कि कोई तेंदुआ यहां पर दिखाई दिया हो। मंदिर प्रबंधन और पर्यटकों की सूचना पर वन विभाग की टीम इस तेंदुए की तलाश में लगी है। जटाशंकर धाम बिजावर में है और यह इलाका काफी दुर्गम है, जंगलों से लगा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। और सुबह की बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी और इस वक्त हेडलाइंस।